सुबह का समय था। गांव के हर घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल चुके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से घर में अभी भी सन्नाटा था। घर के आंगन में बैठी सीता बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर कमरे के अंदर रघु आराम से चारपाई पर सो रहा था। सीता धीरे धीरे उसके पास गई। रघु, कब तक ऐसे सोते रहोगे? देखो, सूरज आधा आसमान पार कर चुका है। पूरे गांव के किसान खेतों में पहुंच चुके हैं। किसी ने बुआई शुरू कर दी है, किसी ने सिंचाई कर ली है, और तुम अभी तक चारपाई नहीं छोड़ पाए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस घर की कोई चिंता नहीं है? सीता, सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। मैं जानता हूँ कि घर की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हर वक्त चिंता करने से कुछ नहीं होता। आज नहीं तो कल खेत में चला जाऊंगा। काम कहीं भागा नहीं जा रहा। यही बात तुम पिछले 3 साल से बोल रहे हो। हर बार कहते हो कि कल जाऊंगा, कल मेहनत करूंगा, कल सब ठीक कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। तुम्हें पता भी है कि घर में कितना राशन बचा है। बेटी की फीस अगले हफ्ते देनी है। साहूकार 2 बार घर आ चुका है। अम्मा दिन रात चिंता में घुल रही है। फिर भी तुम्हें लगता है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे दिखाती हो जैसे मैं जानबूझकर सब खराब कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि घर अच्छा चले। मैं भी चाहता हूँ कि बेटी पढ़े लिखे, लेकिन हर वक्त ताने सुनने से आदमी और टूट जाता है। ताने? अगर सच बोलना ताना है तो हाँ, मैं ताना मार रही हूँ। लेकिन सोचो, जब तुम्हारी बेटी तुमसे फीस मांगे और तुम्हारे पास पैसे न हो, तब कैसा लगता है? जब अम्मा रात भर जागकर भगवान से तुम्हारे सुधरने की दुआ करें, तब कैसा लगता है? कभी उनके दिल का दर्द समझने की कोशिश की है? बस करो सीता, हर बार मुझे ही दोष देती रहती हो। क्या किस्मत नाम की भी कोई चीज नहीं होती? कुछ लोगों को मेहनत के बिना सब मिल जाता है, और कुछ लोग मेहनत करके भी खाली रह जाते हैं। किस्मत की बात मत करो रघु। तुम्हारे पिता ने इसी जमीन पर मेहनत करके घर बनाया था। उन्होंने भी तो किस्मत का इंतजार नहीं किया था। अगर वो भी तुम्हारी तरह चारपाई पर पड़े रहते, तो आज हमारे पास ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। पिताजी की बात मत किया करो। जब भी उनका नाम सुनता हूँ, खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तो फिर उनकी मेहनत का सम्मान करो। उनकी छोड़ी हुई जमीन को बर्बाद मत होने दो। रघु चुप हो गया। उसी समय उसकी माँ शांति देवी अंदर आईं। उनके चेहरे पर उम्र की थकान साफ दिखाई दे रही थी। रघु बेटा, मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी। मैं जानती हूँ कि सीता गुस्से में बोलती है, लेकिन उसकी बात गलत नहीं है। बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं भगवान मुझे कितने दिन और इस दुनिया में रखेगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें संभलता हुआ देखना चाहती हूँ। अम्मा, आप भी शुरू हो गई। क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है। तू मेरा बेटा है, मेरा अभिमान है। लेकिन तेरी एक आदत मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू मेहनत से भागता है, और जो इंसान मेहनत से भागता है, एक दिन जिंदगी उससे सब कुछ छीन लेती है। अम्मा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं बेटा,
फैसला कर। कोशिश तो तू हर साल करता है। फैसला वो होता है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तेरे पिता बीमार थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो खेत में गए थे। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा था अगर मैं आज आलस कर गया तो कल मेरा परिवार भूखा सोएगा। अम्मा, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तुम्हें वो सच दिखा रही हूं जिससे तुम भाग रहे हो। बेटा, खेत सूख रहे हैं, घर का खर्च बढ़ रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, और तुम अभी भी सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करे। मुझे थोड़ा समय दो अम्मा। समय? बेटा, समय ही तो खत्म होता जा रहा है। रघु बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उसका मन भारी हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ था। वह सीधे गांव की चौपाल पहुंचा। वहां मोहन, रामू और कई किसान बैठे थे। जैसे ही रघु आया, सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। अरे रघु भाई, आज बड़ी जल्दी दर्शन हो गए। हम तो सोच रहे थे कि दोपहर के बाद उठोगे। मजाक उड़ाना जरूरी है क्या? मजाक नहीं कर रहे, हमें तो तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे पिता हमारे साथ खेतों में काम करते थे। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन आज लोग तुम्हारा नाम लेते हैं तो आलसी किसान कहते हैं। तो क्या करूं? हर कोई मुझे ज्ञान देने लगता है। ज्ञान इसलिए देता है क्योंकि सब तुम्हें गिरते हुए देख रहे हैं। अगर कोई अनजान आदमी होता तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस गांव के बेटे हो। तुम्हारे पिता ने कई लोगों की मदद की थी रघु। मुझे पता है मोहन। नहीं, अगर पता होता तो आज खेत खाली नहीं पड़े होते। देखो रघु, दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। मेहनत शुरू कर दो, नहीं तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम लोग समझते क्यों नहीं कि सब इतना आसान नहीं है? आसान किसी के लिए नहीं होता, लेकिन मेहनत करने वाला आदमी मुश्किल रास्ता चुनता है और आलसी आदमी बहाने चुनता है। यह बात सीधे रघु के दिल में लगी, लेकिन वह जवाब दिए बिना वहां से चला गया। रघु के कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में चौपाल की बातें घूम रही थीं। उसे लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे नाकाम समझता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शाम उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे अंदर तक हिला देगा। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। गांव के किसान दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन संतोष भी था। और रघु वह घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा खाली आसमान देख रहा था। तभी उसकी बेटी गुड़िया स्कूल से वापस आई। उसके चेहरे पर उदासी थी। पिताजी, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ बिटिया, आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों हो गुड़िया? कुछ नहीं। मुझे बताओ, मेरी बेटी कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। पिताजी, अगर कोई बच्चा फीस न भर पाए तो क्या उसे स्कूल से निकाल देते हैं? रघु का दिल धक से रह गया। रघु, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो गुड़िया? आज मास्टर जी कह रहे थे कि जिन बच्चों की फीस बाकी है उन्हें अगले हफ्ते से स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। तो गुड़िया, तो मेरी फीस भी बाकी है।
रघु चुप हो गया। गुड़िया, पिताजी, मैंने अपनी सहेली से कहा कि आप फीस भर देंगे, क्योंकि मेरे पिताजी कभी मुझे निराश नहीं करेंगे। ये सुनकर रघु की नजरें झुक गईं। पिताजी, आप फीस भर दोगे ना? हाँ बिटिया, भर दूंगा। पक्का? हाँ पक्का गुड़िया। मुझे पढ़ना है पिताजी। मैं बड़ी होकर अफसर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अम्मा को कभी काम न करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि अम्मा के हाथों में फिर से सोने की चूड़ियाँ हों। रघु की आंखें भर आईं। और मैं चाहती हूँ कि लोग आपको देखकर कहें कि ये गुड़िया के पिताजी है। रघु चुप हो गया और उसकी आंसू आया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। रात का खाना खाकर सब सो गए, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रहा था। तभी उसे आंगन से धीमी आवाज सुनाई दी। वह उठकर बाहर आया। अंधेरे में उसकी माँ और सीता बात कर रही थी। रघु चुपचाप दीवार के पीछे खड़ा हो गया। अम्मा, अब क्या होगा? घर में सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। मैं जानती हूँ बहू सीता। गुड़िया की फीस भी भरनी है। हाँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ देर तक शांति देवी चुप रही। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? मेरी बची हुई चांदी की पायल बेच देते हैं। सीता एकदम चौंक गई। नहीं अम्मा, वो पायल मत बेचिए। वो तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। निशानी पेट नहीं भरती बहू। लेकिन अम्मा, जब बेटा जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हो, तब माँ को आगे आना पड़ता है। आप ऐसा मत कहिए। सच कह रही हूँ बहू। कभी कभी लगता है कि भगवान मुझे इसलिए जिंदा रखे हुए हैं ताकि मैं इस घर को टूटने से बचा सकूं। रघु बुरा नहीं है अम्मा। मुझे पता है मेरा बेटा बुरा नहीं है, लेकिन आलस इंसान को अंदर से खोखला कर देता है सीता। एक दिन जरूर बदलेगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। हर रात भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। शांति देवी की आवाज भर्रा गई। मरने से पहले बस एक बार उसे मेहनत करते हुए देखना चाहती हूँ। दीवार के पीछे खड़ा रघु फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस रात वह अकेला बैठा रहा। मैं कैसा बेटा हूँ, कैसी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरी माँ अपने गहने बेचने को तैयार है। मेरी पत्नी दिन रात चिंता में जी रही है। मेरी बेटी को स्कूल से निकाला जा सकता है और मैं सिर्फ बहाने बनाता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता याद आने लगे। उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता ने कहा था, बेटा, खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होते, किसान की इज्जत होते हैं। जिस दिन किसान मेहनत छोड़ देता है, उसी दिन उसकी इज्जत भी उससे दूर चली जाती है। रघु ने तब बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज हर शब्द तीर की तरह दिल में चुभ रहा था। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह गया। सूरज निकलने से पहले रघु घर से बाहर निकल चुका था। कंधे पर फावड़ा था, हाथ में पानी की बोतल थी। सीता ने उसे देखा तो यकीन नहीं हुआ। रघु, इतनी सुबह है? हाँ सीता। कहाँ जा रहे हो रघु? अपने खेत। सीता कुछ पल उसे देखती रही। सच रघु? हाँ सीता। फिर वापस आकर सो तो नहीं जाओगे? नहीं सीता। ये अचानक क्या हो गया? रघु की आंखें नम हो गईं। कल रात मैंने अम्मा की बातें सुन ली थीं।
मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी वजह से आप सब कितना दुख झेल रहे हो। रघु, मुझे माफ कर दो सीता। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अभी कुछ मत कहो, बस अपने फैसले पर टिके रहो। इस बार पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी। रघु पहली बार सच में बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्षों का आलस एक दिन में खत्म नहीं होता। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ऐसी कठिनाइयों से होने वाला था जो उसके इरादे की असली परीक्षा लेंगी। और उसी दिन खेत में उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था, गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन आज एक अलग ही नजारा था। रघु, जो कभी सूरज चढ़ने के बाद भी चारपाई नहीं छोड़ता था, वह सबसे पहले खेत की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर फावड़ा था, चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा, कुछ हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए और कुछ को यकीन ही नहीं हुआ। रास्ते में मोहन मिला। अरे रघु, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? खेत की तरफ कैसे आना हो गया? मजाक कर लो जितना करना है, लेकिन आज मैं सच में काम करने जा रहा हूँ मोहन। देख भाई, मैं मजाक इसलिए करता हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है, लेकिन सच बताऊं, आज तुझे इस हालत में देखकर अच्छा लग रहा है। मोहन, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल बर्बाद कर दिए। हर बार सोचता रहा कि कल से मेहनत करूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। कम से कम तुझे अपनी गलती समझ तो आई। कई लोग पूरी जिंदगी गलती करते हैं और मानते भी नहीं। रघु, मुझे अब डर लगने लगा है मोहन। किस बात का रघु? कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई मोहन? जब तक सांस चल रही है तब तक देर नहीं होती, लेकिन एक बात याद रख, शुरुआत करना आसान है, टिके रहना मुश्किल। इस बार टिक कर दिखाऊंगा मोहन। तो फिर जा और ऐसा काम कर कि एक दिन लोग तेरे आलस की नहीं, तेरी मेहनत की मिसाल दे। रघु खेत पहुंच गया। सामने उसकी जमीन फैली हुई थी, लेकिन हालत बहुत खराब थी। जगह जगह घास उग चुकी थी, मिट्टी सूखी हुई थी। कई हिस्से तो ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से उन पर कामहीन हुआ हो। रघु की आंखें भर आईं, उसे अपने पिता की याद आ गई। बाबूजी, आपने इस जमीन को अपने खून पसीने से सींचा था और मैंने इसे बर्बाद होने दिया। अगर आज आप होते तो शायद मुझसे नजरें भी न मिलाते, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब सब बदल दूंगा। उसने फावड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। शुरुआत के सिर्फ 1 घंटे बाद ही उसकी हालत खराब हो गई। हाथों में छाले पड़ने लगे, कमर दर्द से टूटने लगी, सांस तेज चलने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस अब नहीं हो पाएगा, यही तो तू हमेशा करता आया है। थोड़ा काम और फिर हार मान लेता है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। शरीर नहीं, आदत जवाब दे रही है। रघु, मैं थक गया हूँ। तेरी माँ तुझसे ज्यादा थक चुकी है। रघु, तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा परेशान है। रघु अचानक खड़ा हो गया। उसने फिर फावड़ा उठाया और काम में लग गया। दोपहर तक वह लगातार मेहनत करता रहा। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन पहली बार उसे मेहनत से भागने का मन नहीं कर रहा था। उधर घर पर सीता बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रघु सचमुच खेत में काम कर रहा होगा। शांति देवी मुस्कुराईं। अम्मा, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। किस बात का डर सीता? कहीं ये जोश सिर्फ 1-2 दिन का न हो। नहीं बहू। आपको इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि इस बार उसके चेहरे पर शर्म थी, और जिस इंसान को अपनी गलती पर शर्म आने लगे
समझो उसके बदलने का समय आ गया। मैं भी यही चाहती हूँ। बहू, आदमी को बदलने में एक पल लगता है, लेकिन उस बदलाव पर टिके रहने में पूरी जिंदगी लग जाती है सीता। बस भगवान उसे ताकत दे और हमें धैर्य। शाम होने लगी। रघु अभी भी खेत में था। उसी समय गांव का साहूकार लाला हरिराम वहां पहुंचा। उसने दूर से रघु को काम करते देखा। कुछ पल तक वह चुपचाप देखता रहा, फिर उसके पास आ गया। वाह रघु, आज तो बड़ा मेहनती बन रहा है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते, छोड़ ये बता, अचानक ये बदलाव कैसे आ गया? अपनी जिम्मेदारी समझने लगा हूँ। काश ये समझ पहले आ जाती। मुझे पता है। तुझे अंदाजा भी है कि तेरा कितना कर्ज हो चुका है रघु? पता है। और ये भी पता है कि अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो मैं खेत अपने नाम कर लूंगा रघु। पता है। फिर भी इतना शांत क्यों है रघु? क्योंकि पहली बार डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया है। लाला कुछ पल उसे देखता रहा। सुन रघु, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। पैसा मेरा काम है, लेकिन आज जो मेहनत कर रहा है उसे बीच रास्ते में मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। अगर सच में नहीं छोड़ा तो शायद तेरी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर लाला चला गया। लेकिन उसी शाम जब रघु खेत से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में गांव के 2 आदमी बातें करते सुनाई दिए। सुना तुमने? क्या? गांव के स्कूल में अगले महीने फीस न भरने वाले बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। हाँ, सुना है। उसमें रघु की बेटी का नाम भी है। यह सुनकर रघु के कदम रुक गए। उसका दिल बैठ गया। उसे अचानक गुड़िया का चेहरा याद आ गया। वो मासूम आंखें, वो अफसर बनने का सपना और वो भरोसा। मेरे पिताजी मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं बिटिया, इस बार मैं तुझे निराश नहीं करूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों न करना पड़े। रघु बदल रहा था, लेकिन जिंदगी उसकी परीक्षा खत्म करने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके घर पर एक ऐसी खबर आने वाली थी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस रात रघु बहुत देर तक सो नहीं पाया। दिन भर की मेहनत से शरीर टूट रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, गुड़िया की फीस। चारों तरफ सन्नाटा था। सीता और गुड़िया सो चुकी थी, लेकिन रघु की आंखों में नींद नहीं थी। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना भारी होता है। सुबह हुई। रघु फिर जल्दी उठ गया, लेकिन जैसे ही वह खेत जाने की तैयारी कर रहा था, गांव का डाकिया उसके घर आ पहुंचा। उसके हाथ में एक कागज था। रघु, तेरे नाम का कागज आया है। मेरे नाम? हाँ, तहसील से आया है। रघु ने कागज लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या लिखा है इसमें? मुझे नहीं पता, पढ़ कर देख ले। डाकिया चला गया। रघु ने कागज खोला। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। सीता घबरा गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो रघु? सीता, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सीधे सीधे बताओ, क्या हुआ रघु? तहसील से नोटिस आया है। नोटिस किस बात का रघु? हमारे खेत के कागजों में कुछ गड़बड़ी बताई गई है। लेकिन कैसी गड़बड़ी? यही तो समझ नहीं आ रहा। लिखा है कि अगर 15 दिन के अंदर कागज सही नहीं हुए तो जमीन का मामला अटक सकता है। हे भगवान! पहले कर्ज था, फिर फीस की चिंता, और अब ये नई मुसीबत। घबराने से कुछ नहीं होगा रघु। मैं घबरा नहीं रहा, मैं डर रहा हूँ सीता। डर किस बात का रघु?
अगर जमीन चली गई तो, अगर गुड़िया की पढ़ाई छूट गई तो, अगर मैं सब कुछ हार गया तो। सुनो रघु, पहले तुम बिना लड़े हार मान लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब जो भी समस्या आएगी उसका सामना करेंगे। अगर मैं पहले ही संभल गया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुरानी गलतियों पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो सामने है उस पर ध्यान दो। रघु चुप हो गया, लेकिन अंदर से वह टूटने लगा था। उसी समय गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। पिताजी, आज मैं स्कूल में कविता सुनाने वाली हूँ। अच्छा गुड़िया। हाँ, अगर मैं जीत गई तो मास्टर जी मुझे इनाम देंगे। बहुत अच्छा गुड़िया। लेकिन पिताजी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब आप परेशान होते हो तब आपकी आंखें नीचे झुक जाती है। रघु की आंखें भर आईं। पिताजी, आप चिंता मत किया करो। और अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो उसका सामना करना चाहिए। ये किसने सिखाया गुड़िया? आपने। रघु एकदम चुप हो गया। उसे याद नहीं था कि उसने कब ये बात सिखाई थी, लेकिन उसकी बेटी आज वही बात उसे वापस सिखा रही थी। गुड़िया स्कूल चली गई। रघु खेत की तरफ निकल पड़ा। आज उसका शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन वह काम करता रहा क्योंकि अब उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था। दोपहर तक उसने खेत का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। तभी गांव का बुजुर्ग किसान हरिराम काका वहां आए। वे रघु के पिता के पुराने दोस्त थे। रघु बेटा, आजकल तुझे देखकर तेरे पिता याद आ जाते हैं। काका, काश मैं पहले समझ जाता। समझने में देर हुई है, लेकिन बहुत देर नहीं हुई। कभी कभी लगता है कि मैं सब हार चुका हूँ। हार और जीत खेत की फसल की तरह होती है। मतलब? अगर किसान एक मौसम खराब होने पर खेती छोड़ दे तो अगली फसल कभी नहीं उगा पाएगा। लेकिन मेरी मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही। जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती बेटा, इंसान मजबूत हो जाता है। काका, क्या सच में मैं सब ठीक कर सकता हूँ? अगर तू रोज इसी तरह मेहनत करता रहा तो सिर्फ खेत नहीं, अपनी किस्मत भी बदल देगा। रघु के अंदर थोड़ा हौसला आया। वह फिर काम में लग गया। लेकिन उसी शाम जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के कई लोग खड़े हैं। सबके चेहरे गंभीर थे। सीता रो रही थी। शांति देवी घबराई हुई थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर आगे बढ़ा। क्या हुआ? सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा था। सीता, बोलो क्या हुआ? सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु, क्या हुआ सीता? गुड़िया। रघु का दिल बैठ गया। गुड़िया को क्या हुआ? सीता रो पड़ी और अगले ही पल जो बात रघु ने सुनी उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रघु का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आंगन में खड़े सभी लोगों के चेहरे गंभीर थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रघु की तरफ नजर उठाकर देख सके। सीता, भगवान के लिए कुछ बोलो। मेरी जान निकल रही है। गुड़िया को क्या हुआ? वह कहाँ है? स्कूल में है या घर में? आखिर कोई मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहा? रघु, घबराओ मत, गुड़िया ठीक है। अगर ठीक है तो तुम रो क्यों रही हो? और ये सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सीता,
आज स्कूल से लौटते समय क्या हुआ रास्ते में? गुड़िया सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गई थी। यह सुनते ही रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कहा तुमने सीता? गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा, फिर उसे घर लेकर आए। लेकिन बेहोश क्यों हुई? उसे चोट तो नहीं लगी? वह अभी कहाँ है सीता? अंदर कमरे में है। डॉक्टर को बुलाया सीता? हाँ, डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले देखकर गए हैं। रघु बिना एक पल गवाए कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। कमरे में गुड़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थी। शांति देवी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। रघु धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, मेरी बेटी को क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे थे कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। कमजोरी? हाँ बेटा रघु। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे पता भी है कि पिछले कई दिनों से गुड़िया ठीक से खाना नहीं खा रही थी। रघु हैरान रह गया। क्या? वह अपने हिस्से का दूध मुझे दे देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बूढ़ी हूँ और मुझे ज्यादा जरूरत है। रघु की आंखें भर आईं। और कई बार उसने खाना भी कम खाया रघु। लेकिन किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि घर में पहले ही इतनी परेशानियां थी। हे भगवान! उसी समय गुड़िया को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबके चेहरे पर राहत दिखाई दी। पिताजी, हाँ बेटा, मैं यही हूँ। आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा गुड़िया। आप झूठ बोल रहे हो। तुमने हमें डरा दिया था गुड़िया। मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो गुड़िया? मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही थी? गुड़िया चुप हो गई। मैं घर का खर्च कम करना चाहती थी। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। तुम बच्ची हो गुड़िया, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता गुड़िया। आज के बाद कभी ऐसा मत करना। ठीक है। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वह आंगन में बैठा रहा। गुड़िया के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं घर का खर्च कम करना चाहती थी। एक छोटी सी बच्ची घर की चिंता कर रही थी और वह जो घर का मुखिया था, सालों तक जिम्मेदारियों से भागता रहा। मैं कितना स्वार्थी था। मैं सिर्फ अपनी आराम की जिंदगी के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा था कि मेरी आलस की आदत सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन आज समझ आया कि मेरी वजह से पूरा परिवार दुख झेल रहा है। अम्मा अपने गहने बेचने को तैयार हो गईं। सीता ने कभी शिकायत नहीं की। मेरी बेटी भूखी रहने लगी और मैं हर बार किस्मत को दोष देता रहा। नहीं अब और नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को फिर कभी इस हालत में नहीं आने दूंगा। अगले दिन रघु पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और अंधेरा होने तक काम करता। गांव वाले हैरान थे। जिस आदमी को 2 घंटे काम करने में परेशानी होती थी, वह अब पूरे दिन खेत में लगा रहता था। लेकिन जिंदगी अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थी। 3 दिन बाद जब रघु खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। रघु भैया जल्दी चलो,
क्या हुआ? तहसील से कुछ लोग आए हैं। क्यों लड़का? वे तुम्हारे खेत के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और लाला हरिराम भी उनके साथ है। रघु का दिल बैठ गया। उसे तुरंत उस नोटिस की याद आ गई। रघु के हाथ से फावड़ा छूट गया। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या जमीन सचमुच खतरे में थी? क्या वर्षों की लापरवाही अब उससे सब कुछ छीनने वाली थी? या फिर उसके संघर्ष की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी? रघु तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़ा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय करने वाले हैं। उसके मन में एक ही डर था, कहीं मेरी जमीन मुझसे छिन न जाए। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन इस बार वह खेत में काम करके नहीं, डर की वजह से पसीना पसीना हो रहा था। कुछ ही देर में वह अपने घर के पास पहुंच गया। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। तहसील के 2 अधिकारी कागज देख रहे थे। लाला हरिराम भी वहीं खड़ा था। रघु का दिल बैठ गया। नमस्ते साहब। तुम ही रघु हो? जी साहब। यह जमीन तुम्हारे नाम है रघु? जी हाँ। तो फिर इसके कागज पूरे क्यों नहीं है? साहब, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। समझने की कोशिश करो। कई साल पहले तुम्हारे पिता ने कुछ दस्तावेज जमा करवाने थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड अधूरा है रघु। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जमीन तुम्हारे नाम है। तो मुझे क्या करना होगा? 15 दिन के अंदर सारे दस्तावेज पूरे करने होंगे रघु। और अगर नहीं कर पाया तो? अधिकारी कुछ पल चुप रहा। फिर मामला अदालत तक जा सकता है। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले भी आपस में बातें करने लगे। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी समय लाला हरिराम उसके पास आया। डर गया रघु? अगर आपकी जगह में होता तो शायद आप भी डर जाते। डरना गलत नहीं है, लेकिन हर तरफ से मुसीबतें आ रही है। मुसीबतें हमेशा वहीं आती हैं जहां जिम्मेदारियां होती हैं। पहले कर्ज, फिर गुड़िया की फीस, अब ये जमीन का मामला। और शायद यही जिंदगी का तरीका है रघु। मतलब? जब आदमी बदलने की कोशिश करता है, तब जिंदगी उसे परखती है। मैं थक गया हूँ लाला। नहीं रघु, तू थका नहीं है। तू पहली बार लड़ रहा है। अगर हार गया तो फिर से खड़ा होना इतना आसान नहीं है। किसने कहा आसान है? रघु चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि लाला सिर्फ साहूकार नहीं था, वह जिंदगी की सच्चाई भी समझता था। उस शाम घर लौटते समय रघु बहुत परेशान था। जैसे ही वह घर पहुंचा, सीता ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि बात गंभीर है। क्या हुआ रघु? समस्या और बढ़ गई सीता। तहसील वाले क्या कह रहे थे? 15 दिन के अंदर सारे कागज पूरे करने होंगे। हो जाएंगे रघु। इतना आसान नहीं है सीता। क्यों रघु? कुछ कागज पुराने हैं, कुछ पता नहीं कहाँ है। तो ढूंढेंगे रघु। और अगर नहीं मिले तो? मिल जाएंगे रघु। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो सीता? क्योंकि अगर हम डर गए तो पहले ही हार जाएंगे। कभी कभी लगता है कि मैं इस परिवार के लायक ही नहीं हूँ सीता। फिर वही बात। सच कह रहा हूँ। सुनो रघु, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अपनी गलती मानकर भी न बदलने वाला इंसान बुरा होता है। तुम बदल रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं।
हाँ दिए हैं, लेकिन आज मैं पहली बार उम्मीद भी देख रही हूँ। उम्मीद? हाँ, पहले तुम समस्याओं से भागते थे, अब उनका सामना कर रहे हो। रघु की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ उसका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि उसे संभाल भी रही थी। लेकिन शांति देवी अपने पुराने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। वह बक्सा वर्षों से खुला नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और कुछ फाइलें रखी थी। अरे, ये तो तेरे बाबूजी की फाइलें हैं। रघु तुरंत उनके पास आ गया। कौन सी फाइलें अम्मा? जरा देख तो। रघु ने फाइल खोली। अंदर जमीन से जुड़े कई पुराने दस्तावेज थे। उसकी आंखें चमक उठीं। अम्मा, यही तो वो कागज है जिनकी मुझे जरूरत थी शांति। सच रघु? हाँ अम्मा। देखा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जब वह फाइल के आखिरी पन्ने तक पहुंचा, तो उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वहां एक ऐसा दस्तावेज था जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। उस कागज में उसके पिता रामदास की लिखावट थी और उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जो पूरे परिवार से सालों तक छिपी रही थी। रघु कांपते हाथों से उस कागज को देख रहा था। उसकी आंखें फैल चुकी थी, क्योंकि उस कागज में लिखा सच उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सीता भी वहां पर आ गई और तीनों उस कागज को देख रहे थे। घर में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। रघु ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रघु, अगर तू यह पत्र पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, खेतों में पसीना बहाया है, धूप में काम किया है, कई रातें बिना सोए गुजारी है, लेकिन मुझे कभी मेहनत से शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने परिवार का भविष्य बना रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तेरी है। तू दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियों को हल्के में लेता है। मुझे डर है कि कहीं यही आदत तुझे मुश्किलों में न डाल दे। अगर कभी जिंदगी में ऐसा समय आए जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तो एक बात याद रखना, इंसान की हार तब नहीं होती जब उसके पास पैसा खत्म हो जाए। इंसान की हार तब होती है जब वह कोशिश करना छोड़ दे। खेत कभी किसान को धोखा नहीं देते बेटा, किसान खुद मेहनत छोड़कर खेतों को धोखा देता है। अगर तू मेहनत करेगा तो शायद तुझे वो सब न मिले जो तू चाहता है, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि तू खुद पर शर्मिंदा नहीं होगा। मुझे तुझ पर भरोसा है। तेरा पिता रामदास। पत्र पढ़ते पढ़ते रघु की आंखों से आंसू गिरने लगे। कागज भीग गया। अम्मा, बाबूजी मुझे मुझसे ज्यादा समझते थे। माँ बाप अपने बच्चों को पहचानते हैं बेटा। उन्हें पहले ही पता था कि मैं जिम्मेदारियों से भागूंगा। उन्हें तेरी कमजोरी पता थी, लेकिन उन्हें तेरी अच्छाई पर भी भरोसा था। लेकिन मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। नहीं रघु। कैसे नहीं? उनकी जमीन बर्बाद कर दी, घर कर्ज में डूब गया, बेटी की फीस तक नहीं भर पाया। अगर तू आज भी चारपाई पर पड़ा रहता, तब कहती कि तूने भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आज तू बदल रहा है। अम्मा, कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी। देर तब होती है जब आदमी सीखना बंद कर देता है। अगर बाबूजी आज होते तो क्या मुझ पर गर्व करते? आज नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है, उस रास्ते के अंत में जरूर गर्व करते। रघु की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा,
वह अपने पिता के सपनों के लिए भी लड़ रहा है। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच गया, लेकिन आज उसके अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा थी। वह लगातार काम करता रहा, घास उखाड़ी, मिट्टी पलटी में ठीक की और पानी की व्यवस्था करने लगा। दोपहर के समय मोहन और रामू वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से रघु को काम करते देखा। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर उसके पास आ गए। रघु, सच बताओ, क्या मोहन? अगर कोई 1 महीने पहले मुझसे कहता कि तू इस तरह खेत में मेहनत करेगा तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं रघु। मैं खुद भी नहीं करता। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? जब इंसान की आंखों के सामने उसके अपने लोग दुखी होने लगते हैं, ना तब या तो वह टूट जाता है या बदल जाता है। और तू बदल गया। नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। फिर भी एक बात कहूं। हाँ मोहन। पूरा गांव अब तेरी चर्चा कर रहा है। मजाक उड़ा रहे होंगे। नहीं रघु, लोग कह रहे हैं कि रघु अब पहले वाला रघु नहीं रहा। और सच कहूं, हमें भी खुशी है। धन्यवाद मोहन। धन्यवाद हमें मत बोल, अपनी मेहनत को बोल। तीनों हंस पड़े, लेकिन तभी गांव का स्कूल का चपरासी दौड़ता हुआ आया। रघु भाई, क्या हुआ? मास्टर जी ने तुरंत बुलाया है। क्यों? मुझे नहीं पता। गुड़िया ठीक तो है? हाँ, वो ठीक है। फिर अचानक क्यों बुलाया? बस कहा है कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल आ जाओ। रघु का दिल फिर से घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं फीस का मामला तो नहीं। वह तुरंत स्कूल की तरफ निकल पड़ा। स्कूल पहुंचते ही मास्टर जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बैठो रघु। जी मास्टर जी। कैसे हो रघु? ठीक हूँ मास्टर जी। लेकिन परेशान लग रहे हो रघु। परेशानियाँ कम नहीं है मास्टर जी। मुझे पता है। रघु, आपने बुलाया किस लिए? मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। तुम्हारी बेटी के लिए। रघु का दिल जोर से धड़का। क्या हुआ उसे? घबराओ मत, इस बार अच्छी खबर है रघु। अच्छी खबर मास्टर जी। कल स्कूल में कविता प्रतियोगिता हुई थी और तुम्हारी बेटी पूरे ब्लॉक में प्रथम आई है। रघु कुछ पल तक मास्टर जी को देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सच मास्टर जी? हाँ रघु। मेरी गुड़िया मास्टर जी। तुम्हारी गुड़िया बहुत होनहार है। रघु की आंखें भर आईं, लेकिन तभी मास्टर जी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने मेज पर रखी एक फाइल उठाई और गंभीर आवाज में बोले, लेकिन एक और बात है रघु। जी मास्टर जी। अगर अगले 5 दिनों में फीस जमा नहीं हुई तो नियम के अनुसार हमें उसका नाम स्कूल से हटाना पड़ेगा। एक तरफ बेटी की सफलता की खुशी थी, दूसरी तरफ उसके सपनों पर मंडराता खतरा। रघु की मुट्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरी बेटी का सपना नहीं टूटेगा नहीं। स्कूल से बाहर निकलते समय रघु के हाथ में गुड़िया का पुरस्कार था, लेकिन दिल पर फीस की चिंता का बोझ। एक तरफ बेटी की सफलता, दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ सपना। रघु स्कूल के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने गुड़िया का मुस्कुराता चेहरा बार बार आ रहा था। उसी समय उसे अपने पिता की कही एक बात याद। बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रघु ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने अपनी मुट्ठी भींची और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी बेटी का सपना किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा।
घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, क्या बोले मास्टर जी रघु? उन्होंने कहा कि हमारी गुड़िया पूरे ब्लॉक में प्रथम आई है। सच रघु? हाँ, लेकिन 5 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डरना मत रघु। डर नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ कि अब मेहनत और बढ़ानी होगी सीता। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी रघु। नहीं, इस बार मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। अब तुम्हें और अम्मा को तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। और मुझे अपनी मेहनत पर। अगले 5 दिनों तक रघु ने दिन रात एक कर दिया। सुबह खेत, दोपहर खेत, शाम को गांव में मजदूरी, रात को खेत की रखवाली। उसने एक पल भी आराम नहीं किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वह अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा था। 5वें दिन रघु फीस के पैसे लेकर स्कूल पहुंचा। मास्टर जी, ये गुड़िया की फीस। मुझे पता था तुम जरूर आओगे रघु। पहले मैं जिम्मेदारियों से भागता था, लेकिन अब नहीं। याद रखना रघु, बच्चे अपने पिता की बात कम और उनके कर्म ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अब मेरी बेटी सिर्फ मेहनत देखेगी। कुछ महीने बाद रघु की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में वर्षों बाद सबसे अच्छी फसल हुई। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा, घर में खुशियां लौट आईं। गुड़िया मन लगाकर पढ़ने लगी और पूरा गांव जिस रघु को कभी आलसी किसान कहकर हंसता था, आज उसी की मेहनत की मिसाल देने लगा। एक शाम रघु अपने खेत के बीच खड़ा था। शांति देवी, सीता और गुड़िया उसके पास आकर खड़े हो। पिताजी, आपने अपना वादा निभा दिया। नहीं बिटिया, अभी तो बस शुरुआत है। आज तेरे बाबूजी जहाँ भी होंगे तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। रघु की आंखें नम हो गईं और आसमान की ओर देखकर कहा, बाबूजी, आपने सही कहा था। खेत कभी किसान को धोखा नहीं देता। किसान अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो मिट्टी भी सोना उगलती है। उस दिन के बाद रघु सिर्फ अपने खेत का नहीं, पूरे गांव के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, इंसान की गरीबी उसे नहीं हराती, उसकी आलस हराती है। और जिस दिन मेहनत उसकी आदत बन जाए, उसी दिन उसकी किस्मत बदल जाती है। आलस से सपने टूटते हैं, लेकिन मेहनत से वही सपने हकीकत बन जाते हैं। आलस इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है, लेकिन मेहनत उसकी किस्मत बदल सकती है। जिम्मेदारियों से भागने वाला कभी सफल नहीं होता, जबकि उनका सामना करने वाला देर से सही, लेकिन जरूर जीतता है।